वाह। चलेगा। हमने स्टमक देखा था अभी थोड़ी देर पहले। स्टमक डायफ्राम से नीचे था, तो जो स्प्लीन है वो डायफ्राम के ऊपर कैसे हो जाएगी? ये हमारा डायफ्राम का एरिया आ गया, और यहाँ स्टमक आ गया, और इसके बिल्कुल साथ स्प्लीन आ गई। तो डायफ्राम के जो नीचे का एरिया है, जब वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स को 3-3 घंटे की क्लास अटेंड करने की आदत है। अभी तो आदत भी छूट गई है आप लोग की, 2 घंटे में आप लोग थक जाते हो। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। बता रहा था मैं, ये हमारा डायफ्राम का एरिया आ गया, और ये स्टमक का एरिया आ गया। इसके बिल्कुल पास स्प्लीन आ गया। जब हम हाथ ऐसे करेंगे तो ये डायफ्राम के नीचे का एरिया हो गया। तो स्प्लीन कहाँ आएगा? डायफ्राम से नीचे, ना कि ऊपर। जब हम बॉडी में देखते हैं, अपनी बॉडी में, तो ये हमारा डायफ्राम का एरिया आ गया। स्प्लीन हमारा नीचे आएगा, लेफ्ट साइड में। तो इसे अब ध्यान से देखो, और इसकी चीटिंग कर लो अपनी बॉडी से। जब बॉडी में हम इसे डायफ्राम मानेंगे सुजो के हिसाब से, तो स्प्लीन का एरिया आएगा यहाँ पर, क्योंकि लंग्स ऊपर जा चुके हैं। ये जो एरिया है, ये हमारा इस एरिया में आ चुका है, जैसे मैंने अभी वीडियो बना के आपको दिखाया था। अब हम देखेंगे इंसेक्ट थेरेपी में और मिनी थेरेपी में ये कहाँ आएगा। इंसेक्ट थेरेपी में ये हमारा फिंगर का फर्स्ट जॉइंट हो गया, ये सेकंड जॉइंट और डायफ्राम एरिया हो गया। तो डायफ्राम से जस्ट नीचे आएगा, तो ये हमारा स्प्लीन हो गया। और जब मिनी थेरेपी में आएंगे, मिनी थेरेपी हमारी इतने एरिया में आ गई, तो ये हमारा थंब का एरिया था, और जहां थंब का एरिया था उसके जस्ट नीचे यहाँ स्प्लीन आएगी। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना, और मल्टीपल ट्रीटमेंट करना। हाँ, जो दिल की बातें कर ले थोड़ी। हमारा जो हार्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि लंग्स के बीच में हमारी हार्ट जो होता है वो सिचुएटेड होता है। हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना। सिंपल सी चीजें हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। जो जेंट्स का दिल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेडीज के दिल से। तो हार्ट के ऊपर ज्यादा कुछ हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। हार्ट का बस बेसिक आपको रखना है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हार्ट हमारी एक्चुअल बॉडी में कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, आपके हाथ में कहाँ पे, इंसेक्ट में और मिनी में। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है। अभी जब आप एडवांस जब डिप्लोमा करोगे, इसका जो लेवल 2 वाला है, उसमें आप एनाटॉमी और डिटेल में जाकर पढ़ोगे, क्योंकि एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसका मेजर डिजीजेस क्या है? हार्ट अटैक। किसी को अगर हार्ट अटैक आया है तो ऑब्वियसली हार्ट में प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, स्किन हल्की सी पीली हो जानी, पेल हो जाना, मतलब फीका जैसा स्किन हो जाना, चेस्ट में पेन होना, रात में नींद ना आना, बहुत ज्यादा रात में स्वेट निकलना, पसीना बहुत ज्यादा निकलना। उसके बाद जो हाथ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, जो आपके टंग है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, चेस्ट में बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, शोल्डर में पेन है, बहुत ज्यादा आप स्वेट बहुत ज्यादा पास कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्वेट निकल रहा है, और बहुत जल्दी थक जा रहे हो। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण है, कोई भी सिम्टम है, तो समझ जाओ कि आपका हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। और अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो ओरिजिनल बॉडी में हमारा हार्ट डायफ्राम के ऊपर आता है, याद रखिएगा। मैंने पहले क्लियर कर दिया ताकि मैं क्वेश्चन भी इनपुट ना करूं। हाँ, ताकि मेरी इंसल्ट ना हो, फिर आप लोग बोलोगे कि डायफ्राम के नीचे हार्ट आता है, फिर इंटेस्टाइन में घुसा दोगे हार्ट। चलो मैंने बता ही दिया, ताकि मैं भी क्लियर कर दूं।
ये हमारा डायफ्राम आ गया। तो डायफ्राम के ऊपर एरिया में और लंग्स के बीच में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इसलिए कहा जाता है कि हार्ट लेफ्ट में होता है, पर लेफ्ट में नहीं होता, हार्ट सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। तो ये हमारा हार्ट आ गया सुजो के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ेंगे इंसेक्ट थेरेपी और मिनी थेरेपी में। तो अभी मैं बता रहा था, बार बार 2-3 बार बता चुका हूँ, ये जो सेकंड जॉइंट है हमारा डायफ्राम आ गया। डायफ्राम से ऊपर और ये दो लंग्स के बीच में, जब हम बैक की तरफ जाएंगे, जब हमने लंग्स का पढ़ा था, तो यहाँ हमारे दो लंग्स बने हुए थे, तो उसी सेंटर में हार्ट आ जाएगा, डायफ्राम से ऊपर के एरिया में। इस चीज को कंफ्यूज मत करना। और मिनी थेरेपी में ये हार्ट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे लंग्स थे। जब यहाँ से बिल्कुल सेंटर से लाइन खींचोगे, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। बाबा मोटे जी ने बहुत अच्छा एक किट बनाया था, जिन्होंने अपने उन्होंने सीड थेरेपी का सारे सीड्स है और उन्होंने ऊपर पोस्टर लगा दिया है, हाथ में कहाँ पे, मिनी में कहाँ पे, सारे ऑर्गन्स कहाँ पे हैं। तो एज अ बिगिनर लेवल आप वो चीज कर सकते हो, क्योंकि सर को अभी इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो सर को सारी चीजें रटी हुई हैं। बट एज अ बिगिनर लेवल, स्टार्टिंग के लेवल के लिए आप वो पोस्टर्स देख सकते हो, उन्होंने बाबा मोटे जी ने शेयर भी किया है आपके साथ वो ग्रुप में। तो आप वैसा ही कुछ किट अपने पास बना के रखिए, जिससे आपके लिए इजी हो जाए एक्सेस के लिए। अब हम आते हैं अपनी, हाँ। वो किट काफी अच्छी थी, हाँ, मैंने भी देखी थी, मैंने अप्रिशिएट किया था कि काफी अच्छी किट बना रखी है, जिससे चीटिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है। चीटिंग भी और ट्रीटमेंट भी। पेशेंट सामने बैठा है, आपको अभी उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको क्लिक ही नहीं कर रहा लंग्स किधर है, तो आप तुरंत वो फोटो देखिए, सीट का डब्बा खोला, फोटो देखा, तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर दिया आपने। तो ये सब चीजें सीखिए। अगर कोई, अब उन्होंने इतना अच्छा किट लेके आपके साथ आइडिया शेयर किया है, तो उनको थैंक यू बोलिए, उनके साथ आइडिया शेयर किया, तो आप वही चीज आप डुप्लीकेट करिए। तो जितना ज्यादा आप चीजों को डुप्लीकेट करोगे, सीखोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें रिविजन होती रहेगी। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीनों साइड से आपके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कवर है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों साइड को आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कवर करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना आपके पेट से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके खाने का एक्चुअल डाइजेशन जो होता है, जो खाना पचने का काम होता है, वो आपके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सोचिए 20 से 22 फीट लॉन्ग होता है। 6 फीट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो 20 से 22 फीट उसका उसका लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इतनी पतली सी ट्यूब और इतनी लंबी सी ट्यूब हमारे पेट के अंदर होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ना भी 3 पार्ट्स होते हैं। हमने लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स देखे थे। एक था असेंडिंग कोलोन जो ऊपर जा रहा था, एक था ट्रांसवर्स कोलोन जो इधर से आ रहा था, एक था आपका डिसेंडिंग कोलोन जो नीचे आ रहा था, उसके बाद आपका सिग्मोइड करके एक एरिया था, और नीचे आपका रेक्टम था। तो ये कुछ पार्ट्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम डिओडेनम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्यूडेनम कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम जियोजेनम होता है, और जो लास्ट का पार्ट होता है उसका नाम इलियम होता है। तो ये 3 पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। आपको पॉइंट पार्ट के नाम याद रखने होंगे। किसी का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आप देख रहे हो, उसमें लिखा है कि जियोजेनम के पार्ट में अल्सर है या ड्यूडेनम के पार्ट में अल्सर है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो पार्ट जो है वो कहाँ का पार्ट है। तो इसके लिए आपको हमेशा उसके नाम याद रखने होंगे एज अ मेडिकल फील्ड, अगर आप काम कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। उसका लगभग 10 से 22 फीट लंबा होता है। खाने का जो डाइजेशन होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा होता है और हमारे पेट से कनेक्टेड होता है। ये बेसिक 5-6 पॉइंट्स हैं आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए याद रखने हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े मेजर डिजीजेस कौन से हैं? अगर किसी को कान में दर्द हो रहा है तो सुजोग के अकॉर्डिंग वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। याददाश्त जा रही है, गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है, आपके चेहरे पे सूजन आ रही है, गले में दर्द है, पेट के निचले भाग में दर्द है,
पीरियड्स नहीं आने की प्रॉब्लम हो रही है या पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको, ब्लड स्टूल में जो आपका स्टूल पास कर रहे हो उसमें ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल हो गए हैं, आपका जो नेक है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है, नेक में मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो आप, आपका जो नेवल का जो एरिया है उसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, उसमें पेन हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होती है। तो अगर कोई पर्सन आ रहा है वो बोल रहा है मुझे ना इनडाइजेशन हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, खाना पचाने का मेन काम कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको किसके किसके सिम्टम्स पूछने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे सिम्टम्स लिख के रखिए, वो सिम्टम्स आप उनसे पूछ सकते हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा ठीक है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। तो अभी हमें जो ट्रीटमेंट करनी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करनी है। अब लार्ज इंटेस्टाइन सर ने आपको समझाया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है, तो आपको वही सारी चीजें जो है सुजोग में अप्लाई करनी है। भाई मैंने आपको बताया था, जब लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से शुरू होगी, असेंडिंग कॉलम बीच में शुरू हुई, साइड में गई, और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आई, तीनों तरफ से कवर कर लिया। अब ये यहाँ से बैक साइड से होते हुए और हमारा स्टूल पास करने की जगह, और इसके बिल्कुल सेंटर में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इस हिस्से में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। मैम ने भी एक बात कही थी कि मेंसेस में ना आ रही हो तो इस एरिया में हम अगर मसाज करते हैं तो यहाँ आकर आगे आप जब देखोगे तो ओवरीज आ जाएंगी। तो ये मसाज इस तरफ होगी ऐसे। मैंने आज भी किसी को बताया था, हमारे स्टूडेंट ही हैं, उनको बताया था, इस एरिया में अगर आप मसाज करोगे तो आपके मेंसेस की प्रॉब्लम जो है उसमें आराम मिलेगा। तो ये मैंने वो पिक बना के भेजी थी, और उन्होंने ट्रीटमेंट किया भी होगा। और एक ने पहले किया था, आज से 2 दिन पहले, तो उनकी मैसेज आ गई थी, उनको 2 मंथ से मैसेज नहीं आई थी। नाम नहीं बताएंगे, नाम की कोई जरूरत नहीं है बताने की। तो हम देखेंगे इंसेक्ट थेरेपी में और मिनी थेरेपी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कहाँ आएगी। ये हमारा फर्स्ट जॉइंट आ गया, ये सेकंड जॉइंट, और ये थर्ड जॉइंट। थर्ड जॉइंट के बिल्कुल पास ये जो हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। और सेम ऐसे ही मिनी थेरेपी में ये हमारे पैर हो गए। इन पैरों के बीच में जब ऊपर जाएंगे तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। मनमोहन जी ने एक बात इस पे कही थी कि अगर हम इस एरिया में पूरे में मेथी दाना लगाकर उसे प्रेस करते हैं तो उसमें आराम मिलेगा। मिलेगा, लेकिन जब तक आप सही पॉइंट नहीं पकड़ोगे, मल्टीपल ट्रीटमेंट सभी उंगलियों में चेक कर कर अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं पकड़ोगे तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो 10 या 15% ही रह जाएगा, पूरा कभी नहीं हो पाएगा। जब आपने मेन पॉइंट पकड़ लिया और उस पर प्रेस किया तो ये ट्रीटमेंट बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगा। तो मेन पॉइंट पकड़िए और उस पर ट्रीटमेंट कीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जो आपका, जिसमें आपका स्टूल जो है वो होल्ड होता है। तो आपके ये दोनों साइड पे आपकी किडनी है। अच्छा, जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो किडनी है, चैट बॉक्स में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। यस अवस्थी जी, आज कुछ तो नेटवर्क इशू है, चल रहा है, और यहाँ पे भी आज कुछ नेटवर्क इशू है, पता नहीं क्या है, हम भी 2 बार बाहर होके अंदर आए हैं। तो चलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। किडनी का जो एरिया है, किडनी जो एक ऐसा ऑर्गन है, वो आपके यिन साइड पे आता है या यांग साइड पे आता है? देखती हूँ कौन सही जवाब देता है।
किडनी जो है वो यिन साइड पे आता है या यांग साइड पे आता है? मनमोहन जी यांग, सुजाता जी यांग, संजय जी यांग, सब यांग ही बोल रहे हैं। तेजस्वी जी यिन, यान, अच्छा। अदिति जी यांग, तेजस्वी जी यांग, यांग, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है। यांग, अवस्थी जी यांग साइड, प्रीति जी यांग, मतलब सबको इतना तो समझ में आ गया कि यिन और यांग क्या होता है। यांग हमारे पीछे का साइड हो गया जो थोड़ा सा हार्ड साइड है, और यिन हमारा सॉफ्ट साइड हो गया। चलिए, इतना तो चलो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है। मतलब हम अगर किसी का किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे या ये का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम यांग साइड पे करेंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? आपका जो नेवल है, नेवल से 5 से 6 फिंगर्स नीचे जब आप करोगे तो वहां पे पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर आएगा। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, आपकी 2 किडनियां होती हैं, ये एक किडनी है, ये एक किडनी है। दोनों किडनी से एक पाइप आती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और ये पाइप आके आपके ब्लैडर में मिल जाती है। लेडीज में जो ब्लैडर, जो यूरिथ्रा होता है जहां से यूरिन बाहर बाहर आता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। जेंट्स में वो पीनस के थ्रू बाहर आता है, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा एरिया होता है। इसीलिए लेडीज में यूरिन का इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है जेंट्स के कंपैरिजन में। सो हमारा जो किडनी है वो आपके खून को फिल्टर करता है, उसमें से जो खराब चीज है वो बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू, और जो अच्छी चीज होती है उसको वापस, जो ब्लड है उसको आपकी बॉडी में बाहर भेज देता है, मतलब आपकी बॉडी में वापस भेज देता है। तो किडनी का काम क्या है? यूरिन को बनाना, बॉडी में यूरिन जो है उसको बनाना। अब कुछ लोगों की आदत होती है बहुत देर तक यूरिन होल्ड करते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड करते हैं, यूरिन में यूरिक एसिड होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके यूरिनरी ब्लैडर को डैमेज करते हैं। और जब यूरिनरी ब्लैडर डैमेज होता है तो बहुत सारे लोगों को यूटीआई का भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जेंट्स में जो आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब जहां से आपका यूरिन पास हो रहा है, ये है जेंट्स का यूरेथ्रा, जहां से यूरिन जो है वो पास हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जेंट्स का है, ये लेडीज का। यहाँ पे लेडीज में बहुत छोटा सा होता है, और जेंट्स में जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत लंबा सा होता है। तो 5 to 8 इंचेस का जेंट्स में देखा जाता है, और लेडीज का बस 1.5 होता है, जिससे आपका यूरिन जो है बॉडी से पास होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में सिंपल आपको यही सारी चीजें याद रखनी है। अगर मैं डिजीजेस की बात करूं तो कभी कभी हमारे ब्लैडर में भी पत्थर आ जाते हैं, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कमर का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? आपकी किडनी जो है वो बैक के साइड पे है। सिर में दर्द होना, फीवर होना, नाक जाम हो जाना, नाक से बहुत ज्यादा पानी निकलना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, हर्निया की प्रॉब्लम होना, इवन फिस्टुला। फिस्टुला बहुत सारे लोगों को बन जाता है, स्टूल पास होने की जो जगह है वहां पे एक और ओपनिंग, आप समझ लो कि एक और ओपनिंग जैसी हो जाती है। बहुत ही पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। इवन सर्वाइकल का जो पेन है वो भी कहीं ना कहीं आपकी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। देन उसके बाद कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, बॉडी ठंडी पड़ जाना, बहुत ज्यादा डर लगना, बर्निंग सेंसेशन, यूरिन पास करे तो बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, इवन हड्डियों में पेन होना, कान की बीमारियां होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। तो अपना ये सारे जो सिम्टम्स है ना वो लिख के रखिए, ताकि आप लोगों को राइट गाइडेंस दे पाए। अब इसको हम समझते हैं सुजोग और सीड थेरेपी के हिसाब से। किडनी ब्लैडर, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट आगे आता है। यहाँ पर आकर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो बैक साइड में चली जाती है, ठीक है, और ये आगे की तरफ आता है यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बिल्कुल सेंटर से होके जाता है। ये पॉइंट याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो एग्जैक्ट पॉइंट जो बना के भेजेगा, सर्टिफिकेट तो उसे ही मिलेगा, बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। ये हम आते हैं इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से। इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, और ये थर्ड ज्वाइंट। थर्ड ज्वाइंट के बिल्कुल नीचे की तरफ ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ गया। सेम ऐसे ही इंसेक्ट थेरेपी में ये हमारे दोनों लेग्स हो गए। तो लेग्स के जस्ट ऊपर वाला एरिया
ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम होती है तो आप एग्जैक्ट पॉइंट देखो कि कहाँ आ रहा है। कि ये हमारे फिंगर्स यहाँ शुरू हुई है तो इसका ये पैर हो गए, ये हाथ हो गए, और हाथ हो गए तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आना चाहिए। जिम्मी इसीलिए दी जाती है कि उससे हम चेक कर सकें। जिम्मी नहीं है तो माचिस के तीले से, वो भी नहीं है बर्ड से, कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाएगी। सभी फिंगर्स में आप चेक चेक करोगे तो किसी फिंगर में अगर पेन मिलता है और वहां सीट लगा दो, आपको रिलीफ तुरंत मिलेगा। और एक और बताता हूँ मैं, यूरिन पास अगर ना होता हो या कम होता हो, धीरे धीरे होता हो, तो मैंने कैमरे में बताया था, यहाँ से कान को कुछ इस तरह से दबाना है। अभी क्वेश्चन आने वाला है राइट में या लेफ्ट में। कान कोई भी हो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कान, कोई भी एक कान, ये जो ऊपर वाला जॉइंट है और ये नीचे वाला जॉइंट है, इन दोनों को पकड़ के कान ऐसे दबाना है। जब आप कान ऐसे दबाओगे यूरिन पास करते टाइम, तो आपका ब्लैडर पूरा खाली हो चुका होगा, जितना होना चाहिए। और अगर नहीं दबाते तो वही आपका धीरे धीरे यूरिन पास होगा। ये पॉइंट लगाने के साथ साथ अगर कान वाला आप करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये आप एक पॉइंट लोगों को बता सकते हो कि जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनका ब्लैडर ना प्रॉपर एम्प्टी नहीं होता है, मतलब वो यूरिन करके आते हैं तो भी 100 सीसी उनके 100 to 150 सीसी उनके अभी भी ब्लैडर में यूरिन होल्ड रहता ही रहता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज लोगों में हो रही है, यूरिन पास करे लेकिन तो भी ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है। तो उनको सर ने ये चीज बताई थी, तो उनको उन्होंने बोला कि जब भी आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आप अपने कान को इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं जिसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो प्रॉपरली आपका जो कान है वो आपका जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका प्रॉपरली जो है वो खाली होता है। अगला जो ऑर्गन है हमारा उसका नाम है किडनी। किडनी हमारे यांग साइड पे होता है, पीछे होता है। और जो किडनी है हमेशा याद रखिएगा, किडनी के ऊपर यहाँ पे ऑर्गन नहीं बना है, किडनी के ऊपर हमारा यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, पीएमसी में ऑलरेडी मैंने एड्रीनल फटीग आपको समझाया है, बहुत ही लंबा चैप्टर मैंने एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर लिया है। तो हमारा जो राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट किडनी से। तो राइट किडनी थोड़ा सा छोटा और मोटा होता है लेफ्ट किडनी से। और जो उसका किडनी का ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि उसका लेंथ कितना होता है, हाइट कितना होता है सेंटीमीटर। बस ये याद रखिए कि किडनी का जो साइज होता है ना वो लगभग 150 ग्राम लगभग उसका साइज होता है। किडनी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रूट ऑफ लाइफ बोला जाता है। जो चाइनीज स्कॉलर्स हैं वो किडनी को रूट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि किडनी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर रहा है, आपके पानी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। और किडनी जो होता है अगर वो ढंग से काम नहीं करता है तो बहुत सारे लोगों में पानी भरने की प्रॉब्लम देखी जाती है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पैरों में ना एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था पिटिंग टेस्ट। अगर किसी के हाथ पैरों में सूजन हो रही है तो आपको पिटिंग टेस्ट करना है, ऐसे प्रेस करके देखना है कि कितना ज्यादा गड्ढा हो रहा है। तो अगर किसी के बॉडी में पानी जम रहा है तो वो या तो लिवर खराब होने की वजह से होता है या तो किडनी खराब होने की वजह से होता है। ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन की है कि लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, वाटर को पकड़ के रखने का काम करता है। और ये प्रोटीन जब आपके ब्लड से होता हुआ आपकी किडनी की तरफ जाता है तो किडनी को क्या करना है, बस वेस्ट को आपके यूरिन में बाहर निकालना है। लेकिन किडनी में क्या है, लगभग आपके 10 लाख फिल्टर लगे हुए हैं। अगर किडनी की फिल्टर्स खराब हो जाते हैं तो ये एल्ब्यूमिन जो है वो लीक होकर आपके यूरिन से बाहर आ रहा है। अब यूरिन में उस एल्ब्यूमिन को नहीं आना चाहिए था, ये एल्ब्यूमिन वापस आपकी बॉडी में जाना चाहिए था। अब ये एल्ब्यूमिन आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी भरना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पानी को पकड़ के रखने वाली जो चीज है वो वेस्ट में बाहर जा रही है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा देखा जाता है। तो अगर कभी किसी को पैरों और हाथों में सूजन है तो इसका सिम्टम हो सकता है कि उसके लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बोलता है कि मैं बच्चे के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है
तो हम लेडीज में क्या करते हैं, हम उनके ओवरीज पे काम करते हैं, हम उनके यूट्रस पे काम करते हैं, हम ये सब ऑर्गन को क्लिक करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इनफर्टिलिटी में किडनी, स्प्लीन एंड लिवर, ये तीनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोकस करने के लिए। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप उसका पीसीओडी है, आप उसका ओवरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट करें, लेकिन ये तीन ऑर्गन हमेशा याद रखिए उसको ट्रीट करना है। कहते हैं जितनी भी सेक्सुअल रिलेटेड बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी से रिलेटेड होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखना है लेडीज है जेंट्स है। अगर लेडीज है तो उसके ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम आपको सुजोग के हम अभी बताएंगे, और यूट्रस कहाँ है, ओवरीज कहाँ है, ये सारी चीजें तो बताएंगे। इसके साथ साथ आप उनको वेट पैक बोल सकते हो, कैस्टर पैक बोल सकते हो, आप उनको पेट के एरिया में मड पैक बोल सकते हो। उसके साथ साथ हमने उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उस पर तो काम किया, उसके साथ साथ किडनी डिटॉक्स बोलो, उसके साथ साथ स्प्लीन का ट्रीटमेंट करो। और स्प्लीन में हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसी चीज है जो स्प्लीन से म्यूकस कम करती है, वो है मूंग। उनके डाइट में मूंग जरूर ऐड करो। आप मूंग स्प्राउट्स की फॉर्म में कर सकते हो, मूंग की दाल दे सकते हो, जिससे उसके स्प्लीन का जो म्यूकस है वो बाहर आएगा। और उसके साथ उसका लिवर डिटॉक्स जरूर करो। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसका लिवर डिटॉक्स जरूर करो। तो जितनी भी सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनमें उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका किडनी, स्प्लीन और लिवर, ये तीनों ऑर्गन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो किडनी कहाँ है, ये भी हमारे यांग साइड पे आता है, पीछे के साइड पे आता है। अब किडनी से रिलेटेड मेजर डिजीजेस क्या क्या है, किडनी में पत्थर हो जाना, सुजोग के हिसाब से आपको डर लगना, आपको जॉइंट में पेन होना, घुटनों में दर्द होना, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन आना, फेस पे सूजन आना, पैरों में सूजन आना, कमर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाना, फीवर होना, सर्दी होना, नाक से पानी आ जाना, कान में दर्द आना, उसके बाद फेस पे हल्का हल्का ब्लैक मार्क होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के फेस पे ना काले काले धब्बे होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी किडनी से रिलेटेड होता है। स्किन डार्क होती जाती है। देन जेनाइटल प्रॉब्लम, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, नेल्स के जो साइड वाले भाग है ना उसमें से स्किन निकलना स्टार्ट हो जाती है, नींद नहीं आती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है जहां पे कहीं ना कहीं आपकी किडनी रिलेटेड है। तो अगर किडनी रिलेटेड है, हमें पता चल गया कि किडनी हमारे यांग साइड पे है, तो अब जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो हमारे यांग साइड पे करेंगे। मैंने हर बार पहले क्लियर कर रही है कि कहीं मैं कोई क्वेश्चन पुट ना कर लूं। चलिए यांग साइड पे आते हैं। जब हम यांग साइड पे आएंगे तो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसकी जो बोन्स है वो ऊपर तक जा रही है। और जहां इनकी बोन्स आकर मिल जाती हैं, यहाँ पर, ये हमारी एक किडनी हो गई। और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, जहां इनकी बोन्स ऊपर तक जा रही हैं और जहां ये मिल जाती हैं, इन दोनों के जो सेंटर वाला हिस्सा है वहां एक किडनी आ जाती है। जैसे इस पिक में दिखाया गया है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर आ गई और ये हमारी मिडल फिंगर आ गई। जब हम इसके सेंटर में जाएंगे तो ये वाला एरिया कुछ अंदर को दब जाएगा। जब हम इसे प्रेस करेंगे, और जब ये यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ये वाली हमारी एक किडनी होगी। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये बोन्स जा रही हैं और हम बीच में आएंगे। ये थोड़ी पिक गलत बनी हुई है। जब हम इनसे बीच में आएंगे तो ये हमारी यहाँ होगी किडनी। जब हम इन दोनों को प्रेस करेंगे तो ये गहरे खड्डे में जाएगा। ये बोन आ गई, इस पे नहीं करना। जब ये अंदर की तरफ दब रहा है एरिया दोनों साइड में, वो एरिया हमारा किडनी का है। वहां पर प्रेस करो, पेन मिलेगा हल्का, तो सीड लगाना होगा। सीड आपको कल बताऊंगा। अब आते हैं हम
इंडेक्स फिंगर पर। तो ये किडनी आएगी यहाँ पर। सही बता रहा हूँ? चल छोड़ो मैम, बाद में मुझे डांटेंगे। बैक साइड में आ जाता हूँ, यांग एरिया में। नो, ये संजय जी बोले नो। अच्छा अच्छा ठीक है। यांग एरिया में आ जाता हूँ। तो यांग एरिया में जब हम इस साइड में आएंगे। मीना जी बोल रही मुझे पेन हो रहा है। अभी पेन हो रहा है? हाँ, किडनी में। किडनी पेन हो रहा है? तब यहाँ पर ये दोनों किडनी के भाग आ गए। तो यहाँ पे प्रेस करके देखोगे मल्टीपल में, सभी में। किसने बोला था? रीना जी। रीना जी। डॉक्टर रीना। आप यहाँ पर जो किडनी आ रही है, वहां पर आप प्रेस करके देखोगे तो किसी एक एरिया में आपको पेन नजर आएगा। और जहां पेन नजर आ रहा है वही वही ट्रीटमेंट है। उसी पे आप एक मूंग दाना बांध लीजिए। और अगर यहाँ लगाना है तो सीधे भी बता ही देता हूँ, राजमा लगा लो। थोड़ी देर में आपको दर्द कुछ कम नजर आएगा। ये था इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से। अब मिनी थेरेपी के हिसाब से भी हम बैक साइड में आएंगे। नेल से जस्ट नीचे हमारी यहाँ पे फिंगर्स बनेगी, जैसे इसमें दिखा रखा है। ये हमारा नेल आ गया। नेल के नीचे हमने हाथ और पैर बना रखे हैं, फर्स्ट जॉइंट से ऊपर की ओर। तो ये हमारी दोनों किडनी आ गई। जब यहाँ पे हम दबाकर चेक करेंगे अच्छी तरह, कुछ एरिया में हम दबाकर चेक करेंगे, तो हमें अगर पेन मिलता है तो ये एरिया छोटा हो गया। तो यहाँ पर एक मेथी दाना बांध देना। जो दर्द हो रहा था तो मैं सीट थेरेपी भी पीछे बता दी कि इस एरिया में अगर पेन हो रहा हो तो यहाँ मेथी दाना, यहाँ पेन हो रहा हो तो मूंग दाना, और यहाँ पेन हो रहा हो तो राजमा। जब मल्टीपल ट्रीटमेंट करेंगे ना तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। अब अभी करके देख लीजिए। अब हम आते हैं अपने ब्रेन एरिया में, बट आप नाम देख रहे होंगे पेरिकार्डियम लिखा हुआ है। अब हाँ, नेक्स्ट पेन करें। पहले सर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा पेरिकार्डियम से आप क्या समझ रहे हैं, पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है। जो नए स्टूडेंट है वो बताएं, पेरिकार्डियम का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, क्या होता है। अब जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, कभी सुना है ये वर्ड पेरिकार्डियम। इसको थोड़ा सा डिवाइड करोगे, पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है। आपको नहीं बात करनी है, मुझे भी नहीं बात करनी है। हार्ट। बाबा मोटे जी कह रहे हैं हार्ट। ओके। कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, जिसको हम बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियम जहाँ पे सब जगे हुए हैं कि फिर कैंसिल करें मीटिंग, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेयर ऑफ हार्ट। ओके, टाइम लगता है ना टाइप करने में। ओके। पेरिकार्डियम का मतलब होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले जो बाहर की जो लेयर है, हम उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। यस अशोक जी, हम सुजोग में उसको आपके ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। अभी सर आपको समझाएंगे कि क्यों हम ब्रेन के बदले यहाँ पे पेरिकार्डियम लिख रहे हैं, वो अभी आपको सर समझाएंगे। जैसे मैम ने बताया कि हार्ट को जो कवर करता है उसे पेरी बोलते हैं, और हार्ट को कार्डियम, तो उनका पेरिकार्डियम। हमारे जो ब्रेन को कवर करता है, हमारा स्केल, हमने उसे पेरिकार्डियम का नाम दिया गया है। उसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन हमने खोल कर नहीं देखा होगा। तो एलोपैथी वाले इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं, जब आपने खोल कर ही नहीं देखा, ब्रेन के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट किसका कर रहे हो। तो उसको नाम चेंज करके, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो स्केल पे कर रहे हैं, ब्रेन पे नहीं कर रहे। और ब्रेन की जो वेन्स है सारी की सारी स्केल से होकर ही जाती है। तो स्केल पे हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तब इसका नाम चेंज हमने करके पेरिकार्डियम किया।
कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो एरिया है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता अगर इसको अपनी बॉडी से रिलेट करेंगे तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और कभी भी अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो है वो इफेक्ट होता है। तो हमारी बॉडी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? आपका ब्रेन है। और बोला जाता है कि हम इंसान अपने ब्रेन का 1% भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते एंटायर लाइफ। हमारा ब्रेन में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर आपकी बॉडी की किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो ब्रेन का वो पार्ट जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। आप ये अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग जो वो है, अलग अलग जो पार्ट है बॉडी के, वो अलग अलग ऑर्गन्स आपके कनेक्टेड होते हैं। जब किसी को कभी कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम आती है तो आप देखो उसका राइट बॉडी काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट बॉडी काम नहीं कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारा जो एक एक ऑर्गन है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ब्रेन जो है वो हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब दिमाग में आ रहा होगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ये कल का हमारा पार्ट है। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी के, प्राजक्ता मैम ने बहुत अच्छे से आपको योगा में एक्सप्लेन किया है। 7 चक्रास हमारी बॉडी के 7 एंडोक्राइन ग्लैंड से कैसे कनेक्टेड हैं, और कौन कौन से ग्लैंड्स किससे कनेक्टेड हैं, वो हम कल के सेशंस में देखेंगे। तो आपका जो ब्रेन है वो आपके ब्लड प्रेशर से लेकर, आपके हार्ट रेट से लेकर, आपके पल्स से लेकर, हर एक चीज जो होता है वो आपका ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर किसी की मेजर डिजीजेस के बारे में बात करें, इंसैनिटी मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, इंसान मतलब अजीब सा हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, चीजें याद नहीं रह रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, नेक बहुत ज्यादा स्टिफ हो जा रही है, हाथ बहुत गर्म लग रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जा रहा है या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू जाते हैं ब्रेन की डिजीजेस, तो वहां पे आएगा पर्सनालिटी चेंज हो जाना, मेमोरी चली जाना। लेकिन आपका अगर सुजोग के थ्रू आप वो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सारे सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सुजोग में कहा जाएंगे। अगर कोई कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, जो भी ये सिम्टम्स है, इसमें से किसी ने कोई भी सिम्टम अगर आपको बोले ना, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसका ब्रेन इफेक्ट है। उस ब्रेन इफेक्ट है तो आपको आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट प्रेस करना है जिससे आपका ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है, ब्रेन का पार्ट प्रेस होता है। हमने कल देखा था occipital एरिया कहाँ आता है, हेड, टॉप ऑफ हेड कहाँ आता है, फ्रंट एरिया कहाँ आता है हेड का, तो ये इसी एरिया में था। तो हमारा ब्रेन भी इसी एरिया में होगा जहाँ ये 2 डॉट लगा रखी है। अगर ब्रेन इस एरिया में है तो ट्रीटमेंट भी यही होगा। थंब लिया, जिमी ली, और इससे प्रेस करना शुरू कर दिया। ये एरिया हमारा वैसे ही पेनफुल होता है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा एरिया पेनफुल मिलेगा। पर अगर किसी के प्रॉब्लम होगी तो हाथ खींचेगा अपना जब प्रेस करोगे। तो इस एरिया में अगर हम प्रेस करते हैं, आगे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, इंसेक्ट थेरेपी और मिनी थेरेपी में, ये 3 डॉट पे मत जाना। अभी क्वेश्चन आ जाएगा ये 3 डॉट क्यों लगा रखी है, यहाँ पे 2 डॉट क्यों है, इसका कोई मतलब नहीं है, एरिया था लगा दी। ठीक है। तो जो ये वाला एरिया आ गया, ये हमारे ब्रेन का एरिया आ गया, पेरिकार्डियम, टॉप ऑफ हेड यहाँ पर, टॉप ऑफ हेड यहाँ पर, और इंसेक्ट थेरेपी में टॉप ऑफ हेड यहाँ पर। अच्छा, मिनी थेरेपी में आएंगे तो टॉप ऑफ हेड यहाँ पर हो गया, इस एरिया में। अब हमने अपने ब्रेन को पॉइंट दबाने हैं, तो सारे एक साथ दबाने हैं। तो हमने हाथ ऐसे किया, किसी भी चीज पे हाथ ऐसे रखा, तो उसे प्रेस कर दिया।
कोई चीज नहीं मिलती तो दीवार होगी। दीवार पे ऐसे हाथ रखे दोनों, और दोनों को प्रेस करना शुरू कर दिया, तो हमने सारे जो ब्रेन के पार्ट थे, जो ब्रेन के पॉइंट थे, हमने एक साथ दबा दिए। तो इसमें आपको तुरंत आपको आराम मिलेगा। जो सर दर्द हो रहा है या ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको आराम मिल रहा है। तो मैंने वीडियो दिखाई थी अभी पानी वाली, हम्म। जो मैंने कल पानी वाली वीडियो दिखाई थी, कल ही है भैया। इमरजेंसी मैनेजमेंट में फिगर में बताया हाँ, था। इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमने ये चीज पूरी फिंगर्स पानी में डाली थी। किस लिए डाली थी? क्योंकि ये वाला एरिया सारा हेड एरिया आ गया, टोटल हेड एरिया आ गया। तो हमने ये जब पानी में डाला, ठंडे पानी में, तो हमें आराम मिला। तो ये जो हेड वाला एरिया है, सभी को हम दबाएंगे तो भी आराम मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं ट्रिपल वार्मर। अभी सर फिर आपको बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड को ट्रिपल वार्मर क्यों बोलते हैं। तो ट्रिपल वार्मर का मतलब सुजोग में एज अ स्पाइनल कॉर्ड लिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है अभी मैं समझाती हूँ, पहले सर बताएंगे कि ट्रिपल वार्मर क्यों बोलते हैं। स्पाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक एरिया, लंबर सैक्रल और टेलबोन वाला एरिया। अब हम इस तरफ आएंगे तो डिवाइड किया गया है सर्वाइकल एरिया। दूसरा डिवाइड किया है थोरेसिक, 8, 8वें नंबर तक, ये दूसरा एरिया है। और बाकी सारा तीसरा एरिया है। जब कल मैं आपको बता रहा था कि 7 पॉइंट होते हैं सर्वाइकल के, वो कहाँ आएंगे? थंब के फर्स्ट ज्वाइंट से सेकंड ज्वाइंट के बीच में। ये सर्वाइकल के 7 पॉइंट आ गए। ठीक है। जब सेकंड ज्वाइंट से आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ पे खड्डा आता है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक थोरेसिक के 8 पॉइंट आएंगे। क्लियर? तो बाकी 4 पॉइंट जो हमने देखा था, वो लोअर बैक में आएगा। ये था अपर बैक, डायफ्राम से ऊपर का एरिया, इसलिए ये यहाँ आया है। अब डायफ्राम से नीचे के एरिया में आ रहे हैं। तो ये दोनों पैर हो गए। पैर के बिल्कुल सेंटर में जब हम जाएंगे, तो ये हमारे 9, 10, 11 और 12, ये थोरेसिक के आ गए। फिर लंबर, सैक्रल और टेल बोन, ये सारा एरिया यहाँ आएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, तभी से ट्रिपल वॉल्यूम नाम दिए गए हैं। माय फ्रेंड, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा। आज मैंने सर का तीसरी बार सेशन अटेंड किया और मुझे और भी ये चीजें क्लियर हुई हैं। तो जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। हमारा जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, जिसके एडवांस में सर एक एक ऑर्गन समझाने वाले हैं, एक एक ऑर्गन। एक मिनट, फीवर में मैंने सही बताया फीवर के लिए, यस फीवर के लिए। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है वो बोलता है मेरे C4 या C5 में प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो सर्वाइकल एरिया की बात कर रहा है। जो हमारा नेक के नीचे जो एरिया है वो आपका सर्वाइकल एरिया है। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, हमेशा याद रखिए सर्वाइकल एरिया में आपके 7 वर्टिब्री होते हैं। C1 से C7 आपका सर्वाइकल एरिया है। यस अवस्थी जी, और एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जितनी बार आप वीडियोस देखेंगे, और आप तो अभी प्रैक्टिकल आप आके करने वाले हो वहां पे ट्रेनिंग एकेडमी में, तो और क्लियर होगा आपके लिए। अच्छा ये है कि आपने एक बार ऑनलाइन सीख लिया, अब यही सारी चीजें जब आप ऑफलाइन सीखोगे और लाइव सर आपके हाथों पे ये चीज ड्रॉ करके बताएंगे, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तभी आप राइट ट्रीटमेंट दे पाओगे। जैसे आज ही मैंने देखा, वो लेडी को टेल बोन में प्रॉब्लम था, सर ने डायरेक्टली उसके टेल बोन का पॉइंट प्रेस किया, और जब टेल बोन के पॉइंट को प्रेस किया वहां पे सीड्स लगाया, विद इन 15 मिनट्स उसको आराम मिलने लगा। तो इतना इफेक्टिव और फास्ट है ये ट्रीटमेंट, इसीलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा।
तो ये आपको ना याद रखना है कि सर्वाइकल में कितने वर्टिब्री हैं, C1 से C7। थोरासिक मतलब जो आपका लंग्स का एरिया है, ये आपका थोरासिक का एरिया, यहाँ पे आपका लंग्स होता है, यहाँ पे आपका हार्ट होता है, इसी एरिया में आपका स्प्लीन होता है। लंबार का जो एरिया है वो उसके नीचे का एरिया है, उसके बाद सेक्रल, और लास्ट का जो एरिया है कॉकिजियल, जिसको हम टेल बोन कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अभी सर ने थोरासिक के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया है, T1 से T8 तक डिवाइड किया है, और T9 से T12 तक डिवाइड किया है, और उसके बाद आपका ये सारा एरिया बताया है, उसके ऊपर ये वाला एरिया बताया, उसके ऊपर ये वाला एरिया बताया। तो आपको ये जो है ये आपको इस तरीके से याद रखना है। C7 से सी सर्वाइकल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि देयर आर हाउ मेनी वर्टिब्रीज इन सर्वाइकल एरिया। आपका 8 है, 9 है, 7 है, तो आपको पता होना चाहिए। हम ये भी पूछ सकते हैं थोरासिक में कितने वर्टिब्री आते हैं, तो आपको याद रखना है कि 12 वर्टिब्री आते हैं। लंबार में 5 वर्टिब्री आते हैं। तो ये सब चीजें याद रखनी है, तभी जाकर आप पेशेंट का राइट ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आई होप स्पाइनल कॉर्ड आपको समझ में आया होगा, और स्पाइनल कॉर्ड पे हमने सिखाया हुआ भी है आपको। अगर किसी को कोई भी बॉडी के ऑर्गन में स्ट्रेस है, तनाव है, तो आप स्पाइन बाथ उसको दे सकते हैं। उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पे गीला तौलिया करके वहां पे रख सकते हैं, और सिर के ऊपर एक ठंडा तौलिया रख सकते हैं। जब आपका पूरा स्पाइन, हमारी पूरी बॉडी हमारे स्पाइन से कनेक्टेड होती है, तो जब आपका स्पाइन रिलैक्स हो जाता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमारी ब्रेन और हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। मुझे अपना हाथ हिलाना है, तो आपका ये जो ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन ने आपके स्पाइन के थ्रू मेरी बॉडी को इंफॉर्मेशन दिया, और मैंने अपना हाथ हिलाया। तो बिना स्पाइन के हम खड़े भी नहीं हो सकते। आपने सुना है कुछ लोगों के लंबार में चोट लग जाता है, या उनके स्पाइन में चोट लग जाता है, तो वो लाइफ टाइम कभी खड़े नहीं हो पाते हैं। तो क्यों? आपका स्पाइन आपको सपोर्ट देता है, आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। आपके एक एक वर्टिब्रे से एक एक ऑर्गन कनेक्टेड है, ये एडवांस का पार्ट है। कैसे आपके एक एक वर्टिब्री से आपके ऑर्गन्स कनेक्टेड है, और जो भी हमारा स्टूल पास करने का जो वो है, आपका जो काम है, यूरिन पास करने का जो काम है, कहीं ना कहीं वो भी आपके स्पाइन से कनेक्टेड होता है। जब किसी की सर्जरी होती है उसको स्पाइन में इंजेक्शन दिया जाता है, डिलीवरी होती है तो स्पाइन में इंजेक्शन दिया जाता है। जब स्पाइन में इंजेक्शन दिया जाता है तो क्या होता है, आप नीचे से फीलिंग ही खो देते हैं। आप स्टूल भी पास करें, यूरिन भी पास करें, आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है। क्यों? आपका स्पाइन उस समय एक्टिव नहीं है। इसीलिए आपका जो स्पाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पाइन को हेल्दी रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी को भी, मैक्सिमम लोगों को जिनको भी स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले स्पाइन के कितने वर्टिब्रीज हैं और उसको सर ने कैसे डिवाइड किया है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, सर्वाइकल होता है, साइटिका होता है, कमर में दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना, कान से सुनाई ना देना, पेट भारी भारी लगना, सूजन होना, या आपको ब्लड जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है। अभी हम पढ़ते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे सुजोग से कहाँ से कनेक्टेड है और कैसे आप डिवाइड करोगे। अभी देखना, ध्यान से समझना, सर समझाएंगे अभी आपको। वही चीज मैं सेम डिवाइड कर रहा हूँ इसे। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं सर्वाइकल से। ये हमारा थंब का एरिया आ गया, और ये हमारा फर्स्ट जॉइंट आ गया। जो फर्स्ट जॉइंट आ गया, इससे जस्ट नीचे जो ये वाला एरिया है, ये हमारा सर्वाइकल का एरिया है। C1 से C7 तक, C1 से C7 क्वेश्चन आएगा, फिर बाद में मत कहना। तो C1 से C7 का जो एरिया है, ये सेकंड जॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। ये फर्स्ट जॉइंट और ये सेकंड जॉइंट, C1 टू C7, तो ये यहाँ आकर खत्म हो गया। उसके बाद थोरेसिक एरिया T1 टू T8, ये हमारा एरिया सेकंड जॉइंट से, जो ये हमारा एक हाथ टर्न करता है इसे, इस हाथ में यहाँ पे आप पेन लगाओगे तो पेन बड़े आराम से अंदर की तरफ चला जाएगा। तो जो ये एरिया है, ये हमारा T8 तक पहुंच गया, T1 से T8 तक। तो ये हमारा सेकंड जॉइंट आ गया। सेकंड जॉइंट से हम आज जब आते हैं तो ये हमारे T8 तक एरिया आ गया। और अब हम T9 से शुरू करेंगे, तो T9 शुरू होगा बस इसी साथ से, यहाँ से, इस एरिया से।
यहां से T9, 10, 11, 12, ये आ गया लोअर बैक, और ये आ गया था अपर बैक। इस चीज को ध्यान रखना, अपर बैक यहाँ आएगा क्योंकि डायफ्राम से ऊपर था, ये डायफ्राम से नीचे था, तो ये आ गया लोअर एरिया, लोअर बैक एरिया। T12 के बाद L5 तक हम ऐसे देखते हैं। T12 से लंबर, सैक्रल और टेलबोन। क्लियर है? अगर इस पे हम पेन कर दबाव देते हैं, जो जो बैक पेन में आपको उसी टाइम रिलीफ मिलेगा, ये है सुजो के हिसाब से। अब हम देखते हैं इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से और मिनी थेरेपी के हिसाब से। इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से हमारी स्पाइन एकदम सीधी आ गई, ये हमारा फर्स्ट जॉइंट आ गया। और फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे की तरफ आएंगे जब, ये हमारा फर्स्ट जॉइंट आ गया। फर्स्ट जॉइंट से जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमारी स्पाइन शुरू होगी। और जो फर्स्ट जॉइंट से ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे सर्वाइकल के 7 पॉइंट आ गए। और फर्स्ट जॉइंट से नीचे का है, ये एरिया आ गया T12 तक, T8 तक आ गया सेकंड जॉइंट तक, और T9 से T12 तक आ गया सेकंड जॉइंट और थर्ड जॉइंट के बीच में। और उसके बाद आ गया लंबर, सेक्युलर और टेल बोन। सेम ऐसे ही देखेंगे हम मिनी थेरेपी में। मिनी थेरेपी में हम, ये हमारा फर्स्ट जॉइंट है, इसी में सारी बॉडी आ गई। थंब हमारा था यहाँ, तो बिल्कुल इसके बैक साइड में इस तरफ ये टेढ़ी लाइन लगाई गई है, जैसे ये पिक में दिखा रहे हैं ना, जो ये टेढ़ी लाइन लगाई गई है, ये टेढ़ी लाइन ये वाली आ गई। C12, C7, T12, T8। तो हमारे इस एरिया में 8 और 7, 15 पॉइंट आ गए। 15 वर्टिब्रास हमारे सिर्फ इस एरिया में आ चुकी है। ठीक है, और बाकी 15 आ गई यहाँ पर। इंसेक्ट वाला सुझाता है। ओके, इंसेक्ट थेरेपी में दोबारा बता रहा हूं मैं, ये हमारी फिंगर आ गई, ये फर्स्ट जॉइंट आ गया, और ये हमारा नेल आ गया। इस फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ तक, तो हमारे सर्वाइकल के 7 पॉइंट आ गए। यहाँ से लेकर और फर्स्ट जॉइंट तक हमारे 7 पॉइंट आ गए सर्वाइकल के। जब फर्स्ट जॉइंट से हम नीचे की तरफ जाएंगे सेकंड जॉइंट की तरफ, सेकंड जॉइंट की तरफ जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए थोरेसिक के 8 पॉइंट। और जब इस पॉइंट से हम जब नीचे की तरफ जाएंगे, मैंने अपनी उंगली फोल्ड कर ली है, जब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, तो T9 to T12 लंबर, सेक्रल और टेलबोन सारा का सारा इसी में आ गया। जब इस उंगली में स्पाइन आई है, तो सभी में स्पाइन आएगी। अब आपने देखना है उसके सर्वाइकल एरिया में पेन है, अपर बैक में पेन है, या लोअर बैक में पेन है। जहां पेन मिले वहां आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो बात चल रही थी मिनी थेरेपी के हिसाब से, यहाँ ये 15 पॉइंट आ गए, और बाकी 15 पॉइंट आ गए यहाँ पर। 15 पॉइंट कौन से हुए? 4 थोरेसिक के, 5 लंबर, 5 सेक्रल और एक टेलबोन। तो टोटल इसी एरिया में जब आप प्रेस करेंगे, इसी एरिया में प्रेस करेंगे, तो आपको पूरी स्पाइन का इलाज हो जाएगा। और आप इसे करके देखना, आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए, अभी हमारे 2 ऑर्गन बचे हैं, गॉल ब्लैडर और लिवर। गॉल ब्लैडर जो है वो हम सबको पता है, गॉल ब्लैडर के ऊपर तो हम सबने रिकॉर्ड भी बना लिया है, तो गॉल ब्लैडर के बारे में हम सबको पता ही है।
गॉल ब्लैडर हमारे लिवर से कनेक्टेड होता है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। लिवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर में जमा करता है, और जब भी हमारे खाने में फैट होता है तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर जो क्या करता है, बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो जाकर आपके फैट को ब्रेक करने का काम करता है। तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस हो सकती है? गॉल स्टोन्स, जो हमने हजारों के हजारों निकाले हैं अपनी बॉडी से। मुंह में हल्का खारापन आना, सॉल्टीनेस आना, गुस्सा ज्यादा आना, सिर में दर्द होना, कान में दर्द होना, आंखों की प्रॉब्लम होना, जॉइंट में पेन होना, अर्थराइटिस, फीवर, लेजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, चलने में प्रॉब्लम होना, और घुटने में दर्द होना। तो ये कुछ बेसिक दिए हुए मेजर डिजीजेस कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो कहीं ना कहीं आपका गॉल ब्लैडर जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। गॉल ब्लैडर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई करी है। गॉल ब्लैडर बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, कैसे ऑर्गन से कनेक्टेड है, वो सब कुछ हमने लिवर डिटॉक्स में पढ़ा है। तो अभी हम देखेंगे कि सुजोग में कहाँ पे गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ पे आपके रहता है, और कैसे उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारे डायफ्राम के नीचे वाले एरिया में, जब हाथ को ऐसे करेंगे तो डायफ्राम के नीचे वाले एरिया में राइट साइड में हमारा लीवर होता है। ये डायफ्राम का एरिया आ गया, और ये हमारा लीवर आ गया, और ये हमारा गॉल ब्लैडर आ गया। तो इस एरिया में हम दबाव देंगे तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो आपके निकल जाएंगे। आमतौर पे मुझसे कईयों ने पूछा था, तो मैं यहाँ पर उसका ग्रीन कलर बताता हूँ। और ग्रीन कलर का इफेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर लगा लेंगे तो वो डबल हो जाएगा, स्टोन आपका जल्दी निकलेगा। पर एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये जो एरिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी थेरेपीज की हैं, सभी थेरेपी में आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। किसी में आपको लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ भी मिलेगी, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग है, तो वो हिसाब से चलते हैं। तो मैंने अलग अलग थेरेपीज की हुई है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो ये एरिया है यहाँ पर ग्रीन कलर लगाकर राजमा लगाते हैं तो आपके गोल्डबेड स्टोन है वो निकल जाते हैं। और अगर इधर लगाकर और ये एरिया में साथ में हम लगा देते हैं तो डबल ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रीटमेंट हमने बढ़ाना है, मल्टीपल ट्रीटमेंट करने हैं, तो हम आएंगे इंसेक्ट थेरेपी में। इंसेक्ट थेरेपी में ये हमारा डायफ्राम एरिया होगा। डायफ्राम से जस्ट नीचे ये लीवर, और लीवर के बिल्कुल सेंटर में गॉल ब्लैडर। और सेम यही मिनी थेरेपी में जब हम आते हैं तो इस एरिया में हमारा लीवर हो गया, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर आ गया। यहाँ हमारा थंब था, इस एरिया में हमारा लीवर आ गया, और यही हमारा गॉल ब्लैडर आ गया। सुजाता जी पूछ रही हैं दोनों हाथों में करना है। हाँ, ये दोनों हाथों में करना है। रीना जी पूछ रही है सर ऑर्गन तो अपनी जगह पे ही होते हैं ना? मतलब अब ऑर्गन तो अपनी जगह पे ही होते हैं, हाँ, तो ये जो ऑर्गन है वो उसी जगह पे है। ये सपोज है, ये हमारी बॉडी नहीं है। मान रहे हैं हम। ये हमारी बॉडी नहीं है, हम इसे सिर्फ मान रहे हैं। तो किसी थेरेपिस्ट ने इसे इस तरह माना है, और किसी ने इस तरह माना है। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम ऐसे चल रहे हैं। आगे मैं एक कोर्स लॉन्च और कर रहा हूँ, फुट फुट वाला। उसमें मैं दोनों चीज सिखाऊंगा कि जब हम अपने पैर को इस तरह ऊपर रखते हैं, कि हमारी फिंगर्स यहाँ आ गई, तो ऑर्गन कैसे काम करेंगे। लेकिन जब हम पैर को इस तरह कर लेते हैं, ये फिंगर्स हमारी नीचे की तरफ आ गई, तो ऑर्गन किस तरह काम करेंगे, ये उसमें दोनों तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। पर वो अगले कोर्स में, इसमें नहीं है। ज्यादा जी पूछ रही नो बोथ पॉइंट्स लिवर एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर और लिवर का सेम पॉइंट है बोल रही हैं दोनों गॉलब्लैडर हाथ। और लीवर का सेम पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ये लीवर का पूरा एरिया आ गया,
और इसके साथ ये गॉल ब्लैडर आ गया। अब इस पिक में देख लो गॉल ब्लैडर कहाँ पे है। ये लीवर का एरिया आ गया और यहाँ ये गॉल ब्लैडर आ गया। तो ठीक ऐसे ही ये हमारा लीवर का एरिया आ गया और यहाँ ये गॉल ब्लैडर आ गया। मल्टीपल ट्रीटमेंट करोगे तो रिजल्ट आपको पक्का ही मिलेगा। लिवर का एरिया तो हमने देख ही लिया है। वो तो हमने देख लिया पहले ही एडवांस में। अब लिवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है। लिवर के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल में पढ़ा है। लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो गॉल ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है, बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करता है, जमा करता है। लिवर हमारी बॉडी का एक टाइम पे लगभग 1/4 जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं लिवर जो है वो अपने अंदर होल्ड करता है। और लिवर एक ऐसा लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो आपका ब्लड को थिकन करने में, सपोज कहीं कहीं पे चोट लग गया है, तो चोट अगर लगा है तो आप देखते हो कि अगर हमें भी कहीं पे चोट लगता है तो अचानक से थोड़ी देर के बाद खून जो होता है वो बंद हो जाता है। क्यों? एक लिक्विड है जो आपके थ्रोम्बिन, हम उसको कहते हैं, एक लिक्विड है जो आपका क्या करता है, ब्लड को रोकने का काम करता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। यस, विटामिन के एक फैक्टर है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्लड थिनिंग में, ब्लड को क्लॉट करने में। जो हमारा लिवर होता है, लिवर आपके ब्लड एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो आपके ब्लड को गाढ़ा करता है और कभी भी केस अगर कोई इंजरी होती है तो उसको स्टॉप करने में मदद करता है, खून को रोकने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। अगर मैं लिवर से रिलेटेड मेन डिजीजेस देखूं तो आई में पेन होना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पेन होना, आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर देखी जाती है वो कहीं ना कहीं लिवर के साथ कनेक्ट की जाती है। देन डिप्रेशन होना, भूख नहीं लगना, सिर में दर्द होना, बहुत गुस्सा आना, जॉन्डिस होना, पीलिया जिसको हम कहते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, जॉइंट पेन होना, एक्सेसिव मसल्स में आपके दर्द होना, चलने में भी तकलीफ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो ये आपको ये सारी बीमारियां सुनने को मिलेंगी कि जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस A B C D E, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर फेल हो गया, लिवर का साइज बढ़ गया है, पेट में पानी भर गया है। लेकिन वही अगर आप सुजोग की तरफ में जाएंगे तो सुजोग आपकी पूरी बॉडी से लिवर को कनेक्ट करता है। सुजोग कहता है लिवर में तो प्रॉब्लम है लेकिन आंखों की भी प्रॉब्लम लिवर की प्रॉब्लम की वजह से है, आपका डिप्रेशन में लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, आपको जो एक्सेस गुस्सा आ रहा है ना वो भी लिवर प्रॉब्लम की वजह से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुजोग हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। अब अगर हम आए इसमें सुजोग में, एरिया तो मैं पहले ही बता चुका हूँ लीवर का। डायफ्राम से जस्ट नीचे ये हमारा लीवर का एरिया आ गया। लीवर का एरिया हमारा यहाँ पर आता है। ये भी मैं बता ही चुका हूँ गॉल ब्लैडर के साथ ही। तो ये हमारा डायफ्राम आ गया। तो ये हमारा लीवर का एरिया है। मिनी थेरेपी में ये हमारा लीवर का एरिया आ गया। अब एक छोटा सा बीच ट्विस्ट है। जब हम लेफ्ट हैंड को देखते हैं कुछ ऐसे, लेफ्ट हैंड को देखते हैं तो लीवर हमारा यहाँ है, स्टमक यहाँ है और स्प्लीन यहाँ है। लेकिन जब हम राइट हैंड में आएंगे, जब हम राइट हैंड में आएंगे तो लीवर हमारा यहाँ पर आ गया। क्यों आया? ये देखिए, लेफ्ट हैंड में हमारा लीवर आया यहाँ पर, हमने राइट हैंड ठीक इसके नीचे रख दिया, राइट हैंड को ठीक इसके नीचे रख दिया। तो जो एरिया हमारा यहाँ आया वो यहाँ आएगा, और जो एरिया यहाँ आया नीचे रखने के बाद वो एरिया यहाँ आएगा, इस एरिया में। क्योंकि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारी जब बॉडी को डिवाइड किया जाता है, मैंने आपको कल बताया था बॉडी को सेंटर से डिवाइड करना है। तो हमने जब ये सेंटर से डिवाइड किया तो ये हमारा एरिया राइट एरिया आ गया, और जो ये एरिया आ गया ये लेफ्ट एरिया आ गया। सेम राइट हैंड में जब हम देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो जो ये एरिया आ गया
ये लेफ्ट एरिया आ गया, और जो ये एरिया आ गया वो राइट एरिया आ गया। तो जब ये राइट एरिया है तो हमारा लीवर कहाँ आ रहा है? राइट में। जब ये हमारा राइट एरिया है तो लीवर भी हमारा राइट में आ रहा है, और हम इसको इसके ऊपर रखते हैं ऐसे, तो ये हमारा लीवर आ गया। स्टमक यहाँ आ गया, और स्प्लीन आ गई यहाँ पर। जब पॉइंट प्रेस करने तो इस चीज को ऐसे ध्यान में रखना है कि जो हमारी ये दो विंगर्स आ गई, इधर वाली, ये हमारी लेफ्ट है और ये है राइट। हेड एरिया में भी सेम ऐसे होगा। जब हमने लेफ्ट आई का ट्रीटमेंट करना है तो इस तरफ करना है, और राइट आई का ट्रीटमेंट करना है तो इस तरफ करना है। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। लेफ्ट आई का ट्रीटमेंट करना है दोनों थंब में, तो यहां करना है इस उंगली के हिसाब से। और अगर हमने राइट आईज का ट्रीटमेंट करना है तो इस उंगली के हिसाब से यहां आएगा। ये आप जब आगे ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे धीरे धीरे, तब आपको इसकी नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में कोई नहीं सीखता, मैं भी नहीं सीखा था। मैम भी अभी कह रहे हैं कि मैंने तीसरी बार जब देख रही हूँ तो मुझे समझ ज्यादा आ रहा है। तो वैसे जब भी आप बुक खोल के देखोगे, आप बुक को बंद करके रख दोगे, या मैं देख रहा हूँ 62 मेंबर्स हैं हमारे इस ग्रुप के, और एक्टिव कितने हैं? 39। जो बाकी हैं उनको क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे ना, जो भी लोग एक्टिव हैं, जो आए हैं मीटिंग में। आधे लोगों का तो कैमरा ही ऑफ रहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करके आप आप ट्रेनिंग बुक अटेंड कर देखते रहे रहो, हैं। बुक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बुक में कुछ लिखा नहीं हुआ। बहुत कुछ चीजें हैं जो अपनी मैं मुंह से बता रहा हूँ, जो मैंने अपने 15 साल इस चीज में लगाए हैं, मैं वो बता रहा हूँ। जो 15 साल में मैंने सीखा वो आपको एक दिन में सिखा रहा हूँ। तो इस चीज को सीरियसली लो, बुक खोल के देखो, और खुद ट्रीटमेंट करोगे जब, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको। तभी आपको पता लगेगा कि लेफ्ट हैंड में जब हम गौर करेंगे तो राइट साइड में हमारा लीवर आ गया, लेकिन जब हम राइट हैंड में करेंगे तो वो कहाँ आया? थंब के साथ वाले एरिया में, राइट साइड में। क्लियर है? मैनेजमेंट सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर आप कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। यस सुजाता जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपने अटेंड किया है, तब भी जितनी बार आप सुनोगे लेक्चर्स उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब जिनको भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, संजय जी आपको कुछ बात करनी थी, मैं आपको यहाँ से अभी मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। जिसको भी पूछना है वो अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जिनको भी पूछना है वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अब वन बाय वन पूछोगे तो मुझे भी समझ आएगा और आपको भी समझ आएगा। संजय जी पूछिए। संजय सैनी जी एक्टिव है क्या? ऑप्शन नहीं आ रहा है अनम्यूट का। गुड इवनिंग मैम। आ तो रही है, आपकी आवाज आ रही है, एक मिनट रुकिए, कुछ ईयरफोन लगा के हाँ, रखो। हेलो। अच्छा, आप सुनिए। हेलो मैम। ये संजय जी बोलिए। मैम एक्चुअली क्या आपका वही देख रहे थे हम लोग, बच्चा भी बैठा हुआ था आपका क्लास, वो भी अटेंड करता रहता है, हम्म। तो उसको कुछ पूछना था। अच्छा, एक दिन में सारा क्लास सीख रहे हैं? आपका, हाँ मैं सर। बहुत अच्छी बात है। सर यदि पूरे परिवार को साउंड, समझा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सर साउंड आपकी इको आ साउंड रहा का इको आ रहा है सर। चलिए आप अपना हेलो क्वेश्चन कीजिए। सर, एक सेकंड सर, आपके साउंड इको आ रहा है सर, थोड़ा उधर से माइक इशू है शायद। अब ठीक आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अब अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्प्लीन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ओके। वो किस क्राइटेरिया में वो उस रेड ब्लड सेल्स को अलग कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किस क्राइटेरिया में वो?
देखिए, जब ब्लड का एक लाइफ स्पैन जो मैंने बताया ना, 120 दिनों का लाइफ स्पैन भी होता है, तो जब वो स्प्लीन यस के मैम। थ्रू जाता है तो बॉडी देखता है कि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, अभी ये बुढ़ा हो चुका है, या उसमें कोई वो देखता है कि ये कोई डैमेज है, या वो देखता है कि ये डैमेज। हाँ डैमेज हो गया, या लिवर सेल्स तो ये जो, हाँ बोलिए। मैम सो जो वेनम होता है जब अपने शरीर में फैल रहा है, तो उसको, जैसे स्प्लीन में तो 24 आवर्स ब्लड वहां पे सप्लाई रहती है अपने बॉडी में हर जगह पे। तो यस, जो वेनम होता है उसका मैम, वो वहां पे जाता है तो वो उसको एक फॉरेन ऑब्जेक्ट मान के उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है, लेकिन अभी इफेक्ट मैम वो, बट वेनम आप जहर की बात कर रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो अगर जहर आपकी बॉडी में आ रहा है, वो भी आपको बॉडी में जा तो रहा है, लेकिन बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो एज अ टॉक्सिन हुआ, उसका मेन काम क्या, रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। इसमें वेनम कहाँ से आ गया? मैम नहीं, मैंने सोचा मतलब कुछ क्राइटेरिया में वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो क्या पता अगर वेनम उसके थ्रू अगर जा रहा है, तो जैसे किडनी हमारे ब्लड को थोड़ा सा प्यूरिफाई करती है, उसी हम्म। जगह पे वो उन डेड सेल या फिर उन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को मार दे, ऐसा मेरे दिमाग हाँ में आया, देखो, इसलिए मैं बॉडी, आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जाएगा तो बॉडी उस पर रिएक्ट करती ही करती है। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, चाहे वो वेनम हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बॉडी उस पर अटैक करती ही करती है, उस पर लड़ाई करेगी ही करेगी। आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं। मैम क्वेश्चन ऐसा है कि स्प्लीन में जब ब्लड्स जाके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हाँ तो जी। वो किस क्राइटेरिया में या फिर क्या चीजें वो रिस्ट्रिक्ट करता है स्प्लीन, जिस वजह से जो आरबीसीज हैं वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब वो आपने आज, जैसे बताया कि वो बूढ़े हो जाते हैं हाँ जी, एंड उनका टाइम स्पेन खत्म हो जाता है, तो हाँ उस जी। हिसाब से अगर वहां पे अगर उन ब्लड में मिक्स्ड वेनम जाए या फिर कोई कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जाए, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या नहीं? जैसे आरबीसीज में खून में जहर फैलना जैसे कई लोग कहते हैं, तो वो जब स्प्लीन तक पहुंचता है तो वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर पाता है या उसको पास ऑन करता है? नहीं, उसको पास ऑन ही करेगा। अगर आपका जो वेनम है उसने अगर आपके रेड ब्लड सेल्स को डैमेज किया तो रेड ब्लड सेल्स को वहां से डिस्कार्ड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वेनम है अगर वो आपकी बॉडी में फैल रहा है, देन इट लीड्स टू डेथ, आपका डेथ हो सकता है। यस मैम। तो ये है, तो उसमें जो भी आपका रेड ब्लड सेल्स है मोस्टली वो उसको एज अ गार्बेज निकालता है, उस पर वो एक्ट करता है, ओके इसलिए इसको मैम। मैम ग्रेवयार्ड एज ऑफ आरबीसी एक्सपेक्टेड बोला मैम, जाता है। मैम एज एक्सपेक्टेड मैम, पापा जी ने बताया था, आप मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने कभी कभी सुना भी है। ऐसे हम्म। पापा जी मेरे को भी पढ़ाते रहते हैं इससे रिलेटेड। मैं भी ओके, एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मैं इसलिए अभी बीच में सुना तो पूछ लिया मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके मैम, थैंक यू ओके, मैम, जय हिंद मैम। ओके, जय हिंद, जय हिंद। बोल से। क्रिएटिनिन बढ़ा तो किडनी पॉइंट कम करेगा क्या? हाँ। अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा है तो आप उसका किडनी डिटॉक्स करिए। दूसरी चीज, आप उसका किडनी का जो पॉइंट्स है वो प्रेस करिए, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। उसमें जो सीड बताएंगे वो सीड लगाना, कल कल हाँ, बताऊंगा मैं। वो सीड लगाना, रिजल्ट मिलेगा आपको। किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब कुछ समझ में आ गया? कल सर सीट थेरेपी बताएंगे, नेवल चक्रा बताएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। डेड आरबीसी के अलावा स्क्रीन कुछ फिल्टर करता है क्या? अच्छा, हाँ हाँ महेंद्र जी, समझ गया मेरे को। जी। मेन क्या है, देखिए डेड जो आपका आपका स्क्रीन है वो डब्ल्यूबीसीज भी बना रहा है। डब्ल्यूबीसीज क्या कर रहा है, आपकी कोई भी फॉरेन, आप जब भी कोई भी फॉरेन चीजें आ रही है उस पर भी अटैक कर रहा है, लेकिन कभी कभी वेनम किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है वो भी डिपेंड करता है। ये सुजाता जी, अगर ईएसआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, किसी चीज का इन्फ्लेमेशन हुआ है। ईएसआर का आपको मैंने ऑलरेडी पीएमसी में भी सिखाया हुआ है। ईएसआर बढ़ने की वजह से, जैसे नॉर्मली हम डायबिटिक पेशेंट का भी ईएसआर का लेवल चेक करते हैं, ईएसआर अगर है तो बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ये बहुत ज्यादा है, तो ईएसआर को कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? कर्विक्टस कौन सा पॉइंट्स? रीना जी नहीं समझ में आ रहा है डियर। फॉर दिस इज देयर एनी पॉइंट? ईएसआर के लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है,
कोई पॉइंट नहीं है। मैम वो राइट एंड लेफ्ट साइड का बताया था ना आंखों का, वो थोड़ा समझा नहीं आया। राइट एंड लेफ्ट साइड बताया था ना आंखों का। मैंने आंखों का राइट और लेफ्ट नहीं बताया, मैं पूरी बॉडी का लेफ्ट और राइट बताया। जब हम अपनी बॉडी को सेंटर से ऐसे डिवाइड करते हैं तो कुछ एरियाज हमारे राइट में आ गए और कुछ लेफ्ट में आ गए। तो ये हमारा एरिया लेफ्ट है, जो मैंने ब्लैक किया है वो एरिया हमारा लेफ्ट है। और मैं अपने थंब पे, दूसरे थंब पे आया, राइट वाले थंब पे, और मैंने इसको सेंटर से डिवाइड किया। सेंटर से डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये एरिया आया, ये दोनों लेफ्ट एरिया है। मैंने कल बताया था जो हमारा सॉफ्ट पार्ट है वो फ्रंट एरिया है, जो हार्ड है वो बैक एरिया है। सेम वैसे ही ये दोनों फ्रंट एरिया हो गए। जब इसको बीच में से हमने डिवाइड किया दोनों को, जो एरिया हमारे लेफ्ट में है वो लेफ्ट साइड में चला गया, जो राइट में है वो राइट साइड में चला गया। तो दोनों थंब को हम जब ऐसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, कि मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ जब आपको दिखाने के लिए, कि जब हमने इसे एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये दोनों एरिया लेफ्ट आ गए। ठीक है, जब हम इसे अलग अलग करके देखेंगे कुछ ऐसे, तब भी ये दोनों लेफ्ट एरिया ही रहेंगे, क्योंकि हम सामने देखते हैं। हमने मिरर में नहीं देखना, मिरर में देखने से उल्टी तस्वीर सामने आती है। हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो अपनी बॉडी को भी हमने बिल्कुल सामने देखना है। आज में बैग नहीं लाई, फिर भी हो सॉफ्ट सकती है वाला, साइड देखनी पड़ेगी। सॉफ्ट वाली साइड जो हमारे फ्रंट में है, तो अपने हाथ की जो साइड है ना फ्रंट वाली, वो भी सॉफ्ट है। जो थंब का किया तो ये एरिया लेफ्ट आ गया, तो दूसरे थंब का किया तो ये एरिया लेफ्ट आ गया। वैसे ही लीवर का था, लीवर हमारा राइट साइड में है। जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट जो हमारा राइट एरिया आ गया। सेम जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, तो ये जो एरिया ये हमारा राइट एरिया आ गया। तो लीवर जो यहाँ था, जब दूसरे हाथ में चेक करेंगे तो वो यहाँ आएगा। और धीरे धीरे जब आप पॉइंट दबाना सीखोगे और पेशेंट अटेंड करोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एकदम से आज ही आप सब कुछ सीख नहीं जाओगे। ओके, ESR का हो गया। इसके नीचे सर, आपने सर्विक्साइटिस पूछा है क्या? सर्विक्स। ओके, हाँ सर्विक्स मैम, आपने स्पेलिंग गलत लिखा है सर्विस। रिया जी। CER होगा सर्विक्स। सर्विक्स जो सर्विक्स है यूट्रस के नीचे, वो उसमें इन्फ्लेमेशन ना। यस मैम, यस। हाँ, तो सर बताइए उसके कौन से पॉइंट्स होंगे यूट्रस के नीचे सर्विक्स। अब यूट्रस हमारा क्या कहाँ आया था? यूट्रस हमारा आया था इस एरिया में। जब इस एरिया को आप प्रेस करोगे तो अगर गॉल ब्लैडर, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी इसी एरिया में आया था। टेस्टिकल्स, ओवरी, सारा इसी एरिया में आ जाएगा। जब आप इस पॉइंट को प्रेस करोगे अच्छे से, इस एरिया को, तो यहीं से आपके सर्विस का पॉइंट मिलेगा। जब आप प्रेस करोगे इस एरिया में धीरे धीरे, तो जहां आपको पेन मिलेगा मेन पॉइंट वही है। ये था सुजोग के हिसाब से। अब इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से हम आएंगे तो हम फिंगर के इस एरिया में आएंगे। ये नीचे वाला एरिया आ गया ना, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट और थर्ड ज्वाइंट। थर्ड ज्वाइंट में यहाँ आएगा इस एरिया में, तो ये सभी फिंगर्स में आएगा। तो ये मल्टीपल आप ट्रीटमेंट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको।
मनमोहन जी पूछ रहे हैं कि सारे ऑर्गन्स का जो आपने पीक टाइम बताया है कि आपको, मनमोहन जी वो जो पीक टाइम है ना वो एक्चुअली एडवांस का पार्ट था और मैंने उसको आपके बेसिक में कॉपी किया था। फिर सर ने बोला कि वो जो ऑर्गन है ना वो कैसे कैसे कनेक्टेड है और कैसे काम करते हैं वो एडवांस का पार्ट है। तो जब वो होगा तब आपको उसके डिटेल में बताया जाएगा। स्क्रीन में वीडियो, स्टमक राइट हैंड लिवर की पोजीशन पे जाएगा ना, मोटे मोटे सर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे लेफ्ट हैं? स्टमक राइट हैंड लिवर की पोजीशन पे जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, लेफ्ट हैंड की कंपैरिजन। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। परफेक्ट मोटे सर। मोटे सर पहले परफेक्ट है। तो आई गेस सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 से 3 बार रिकॉर्डिंग देखिए, ऑफलाइन मौका मिले तो ऑफलाइन अटेंड करिए। ऑफलाइन में आपको और भी इससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि सर के सामने आप हाथ पे ड्रॉ करेंगे। सो मैं भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आपसे ड्रॉ भी करवाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और मैं एक एक का हाथ चेक करता हूँ मैं, जब पॉइंट वो करते हैं और जब क्वेश्चन पुट करता हूँ उनसे, और तब वो एरिया मैं पूछता हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया इंसेक्ट थेरेपी में कहाँ आएगा, मिनी थेरेपी में कहाँ आएगा, सुजोग में कहाँ आएगा। तब जब आप उनका जवाब दोगे ना मुझे, तब आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। यस मनमोहन जी, मैं समझ रही हूँ। ऑनलाइन में थोड़ा एक्सप्लेन करने में, हाथ पे जो आप लाइव देखते हो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मौका निकालो, एक बार ऑफलाइन आके अटेंड जरूर करो। क्योंकि एक बार हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, फिर आप ऑफलाइन अगर फ्यूचर में कभी आते भी हो तो हम सर्टिफिकेट्स आपको ऑफलाइन का नहीं दे पाएंगे, ऑनलाइन का ही देंगे, क्योंकि एक ही बार सर्टिफिकेट्स हम आपको इशू करवा सकते हैं। सो आई होप सबके क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे। कल हमारा लास्ट क्लास होगा और लास्ट क्लास के बाद हम आपके एग्जाम्स भी लेने वाले हैं। आपको एक यस आपका एग्जाम्स के लिए हम आपको गूगल लिंक फॉर्म सबमिट करेंगे। जिनका एग्जाम्स आएगा, रिजल्ट आएगा, मिनिमम हमने 40 मार्क्स पासिंग रखा है, तो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और आप 40 मार्क्स अगर नहीं लाते तो हम सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको चीजें समझ में ही नहीं आ रही है, और जितने भी लोग बंक कर रहे हैं ना, 50% लोग ही आज यहाँ पे हैं, तो जितने भी लोग बंक कर रहे हैं हम उनको सर्टिफिकेट्स भी नहीं देंगे। सबके स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं जिन लोगों ने अटेंड करा है पूरी क्लास। बाय हार्ट करेंगे सारे ऑर्गन्स, सबको देना है क्या, क्या देना है? महेंद्र जी, महेंद्र जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हमने यहाँ से ओपन करके रखा है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। 5 मिनट आपके पास है। यस मनमोहन जी। जी। महेंद्र जी जी मैम। बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा मेरा सवाल था कि जैसे कि मेरे अ, पैर में दर्द होता है, जैसे साइटिका का हम बोल सकते हैं, लेकिन वो इन साइड, मतलब जंघा की साइड में है, बाहर की साइड में नहीं है, इन साइड। तो उसको हम किस तरह से कौन से पार्ट पे ट्रीट करेंगे अब सुजो के हिसाब से? सुजोग के हिसाब से ये हमारे दोनों लेग्स थे, जी। और जब आप हाथ लगा रहे थे मुझे महसूस हुआ कि आपके राइट पैर में पेन है। एम आई राइट? जी। ठीक है। यस। तो राइट पैर में पेन है, तो हमने हाथ ऐसे किया, हम्म। तो हमारी जो ये फिंगर जी। आ गई, ये राइट लेग आ गई। जी। और जब हम इस हाथ में जी राइट सर। हैंड में रखेंगे तो जो मिडिल फिंगर है वो हमारी राइट लेग है। जी। ठीक है। अब इस फिंगर में हाँ। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, इस उंगली पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे, कल मैंने बताया भी था। ब्लैक कलर लगाने के बाद जी। जी। मेथी दाना लगाकर हम उसे प्रेस करेंगे, तो आपको जी। रिलीफ मिलेगा। वो हम इन दोनों फिंगर्स पे लगा सकते हैं, कि राइट हैंड की रिंग फिंगर, सॉरी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर और राइट हैंड की मिडल फिंगर। इससे हम्म। हम बाहर वाला एरिया में, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर हम मेथी दाना लगाएंगे। जब हम इधर आ जाएंगे तो हम यहाँ पर मेथी दाना जी। लगाएंगे। क्लियर है? ओके सर। एक काम करो, जी। अब अभी अभी लगाओ। और फोटो ठीक है, भेजिए गुरु। फोटो भेजो मुझे जी करता हूँ। ग्रुप के अंदर, और आधे घंटे बाद उसका रिजल्ट भी भेजना। यस। और आधे घंटे में कम से कम 10-15 बार प्रेस कर लेना उससे। ठीक है सर, ठीक। ठीक सर। और एग्जाम बस ऑनलाइन वालों को ही देना है, ऑफलाइन वालों को ओके। नहीं देना है, ठीक है? जी। और जितने भी लोग ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं, जी। आपको अभी एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। जब आप ऑनलाइन हमारे अकेडमी में आएंगे तो हम आपका ऑनलाइन वहाँ पे एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम लेंगे।
तो आपको कल नहीं भी देंगे तो चलेगा। और ग्रुप के अंदर प्लीज रिप्लाई कर दो कि कौन कौन ऑफलाइन आ रहा है, और जो नहीं आ रहा वो भी लिखो कि हम नहीं आ सकते। और ये काम ग्रुप में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। और दीपा जी आपका चैट भी पहुंच रहा है और आप भी हम तक पहुंच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस अवस्थी जी, वाइवा भी होगा आपका, और कल भी जितने लोगों का ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आप ये मत सोचो कि उनको हम छोड़ देंगे। सर उनका भी वाइवा लेने वाले हैं, तो ऑनलाइन उनका भी वाइवा लिया जाएगा। आपको अपने हाथ पे ड्रॉ करके सर को फोटो भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम भले कल 2 घंटा लग जाए, 12 बज जाए, लेकिन कल हम वाइवा लेंगे ही, तभी जाके हम आपको वो देंगे। और एक एक का नाम लूंगा, वो स्क्रीन ऑन करेगा, स्क्रीन ऑन करके मेरे सामने बनाएगा। नहीं तो हम सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे। अगर आप एग्जाम और वाइवा नहीं देंगे तो हम सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे, हम बहुत सीरियस है। यस दीपा जी जल्दी से पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। और प्लीज अपने डिटेल्स भेज दीजिए, फिर आप बोलोगे कि मैम हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं आए। अपना फोटो ही तो भेजना है और पापा का नाम ही तो भेजना है। हम आपसे ऑफलाइन नहीं, आपके बस पासपोर्ट साइज फोटो ही तो मांग रहे हैं, तो आप उसका सॉफ्ट कॉपी ही हमें भेज दीजिए। यस दीपा जी पूछिए। मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। हाँ मैम, मतलब थोड़ा अलग है, कंफ्यूजन मतलब मेरे जो एक योगा में आते हैं लेडी, उनकी बेटी है 5 से 7 साल की उम्र है। तो उसको ना धीरे धीरे ना वो गर्दन उसकी ऐसे ऐसे टेढ़ी कर रही है। डॉक्टर बोल रहे पता नहीं उनको बेल्ट वगैरह दिया था, अभी छोटी है बच्ची, बट वो ऐसे ऐसे ही तिरछे ही अभी गर्दन करी, मतलब उसको आदत से हो गई या पता नहीं, बट वो सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है। तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें, मतलब थेरेपी से, ए थेरेपी से, और या कि मसल्स वीक हो रहे हैं, क्या हो रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनके जो सर्वाइकल एरिया है, हाँ। हमारा ये वाला एरिया, हम्म। इसको हल्का प्रेस करना है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है इसलिए हल्का बोल रहा हूँ पहले मैं। हमारे जितना हाथ में जोर है वो नहीं लगाना, सामने जो पेशेंट है उसको देखना है कि वो सहन कितना कर सकता है। इस एरिया में हल्का मसाज करना है, और जो दोनों साइड वाले एरियाज हैं इसमें हल्का मसाज करना है। ये आप बेसिक कर रहे हैं इसलिए मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ। एडवांस में समझाने बैठूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये वाला पॉइंट क्यों बताया सर ने। पर वो छोटी बच्ची है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हम इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से आ गए। इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से जब यहाँ पर आप मेथी दाना लगाओगे, इसके इस एरिया में आप मेथी दाना लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सर आपकी फोटो नहीं आ रही है। मेरी फोटो नहीं आ रही? स्क्रीन पे दिख तो रहे हैं हम लोग, पिन किया हुआ है इतना बड़ा स्क्रीन पे। स्क्रीन का वो नहीं दिख रहे? नहीं, वो मेरे हाथ में क्या नहीं दिख रहा आपको? मैंने भी सर मैम का ना स्क्रीन पिन किया, इसलिए मैं आप दिख रहे हो, वरना नहीं दिख रहे थे। नहीं वो पिन किया है ना, पिन किया है मैंने, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हम लोग। सर सिर्फ फिर मेथी दाना से ही काम होगा? कितनी देर तक रखने के लिए बोलिए मेथी दाना? सुनाई नहीं दिया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम सर का साउंड नहीं आ रहे, नो वॉइस। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जो बच्चे के हाथ में पट्टी बांधनी है वो लूज बांधना, इतनी टाइट मत कर देना कि उसका ब्लड सर्कल रुक जाए, ठीक है। और उसके सभी जो फिंगर हमें बताए हैं ना आपको इंसेक्ट थेरेपी के हिसाब से,
पहले अच्छे से चेक कर लेना कि कहाँ जहाँ पेन मिल रहा है। जहाँ जहाँ पेन मिल रहा हो वहां पर आप ट्रीटमेंट करोगे। और अगर आप मुंबई से हो तो वो भी मुंबई से होंगे, तो अगर एक बार आके चेक करवा सकते हैं तो करवा नहीं लें, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा, आप वहां पे करते रहना उनका। सर, उत्तर प्रदेश से है वो, यूपी से है। ओके। मुंबई में आप रह के तो ट्रेनिंग अटेंड करने आ नहीं रहे हो दीपा जी। नहीं आ रही हूँ तो हम मैम, आ रही हूँ, आ रही हूँ। पेशेंट को कैसे एक्सपेक्ट करें। और ये साथ में जी कल एग्जाम होने वाला है। कोई बात नहीं, आप उसे ऑनलाइन में हाँ से आप अपॉइंटमेंट ले लेना। हाँ ठीक है, वो आपके साथ बैठे होंगे तो मैं आपको फोन पे ही ट्रीटमेंट बताते जाऊंगा। मैं उसे देख भी लूंगा, ओके कुछ सवाल उससे पूछ भी लूंगा आपके सामने, ओके, और आपको वही ठीक है। मैं ट्रीटमेंट उसका बता दूंगा, और आप करोगे तो उसे रिलीफ मिलेगा। ओके सर, मैं उनसे ठीक। पूछ के आपको उनका टाइमिंग ले लूंगी, आपका टाइमिंग एडजस्ट करूंगी, कुछ जी तो हो रहा है। जी जी दीपा जी। और रश्मि जी आपने एग्जाम नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, बट सर्टिफिकेट आपको ऑफलाइन मिलेगा बिकॉज आप आए थे हमारे ऑफलाइन में। तो चलिए एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए, कल आपका एग्जाम भी होगा, वाइवा भी होगा। ऐसे नहीं डिप्लोमा मिल जाएगा कि हाँ 6 घंटे की क्लास अटेंड कर ली और ये लो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। तो जो भी चीजें हमने बताई हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, कौन सा ऑर्गन कहाँ आता है, और जितने भी हमने फोटोज आपको दिए हैं ना, पीडीएफ मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो पीडीएफ में देखिए हम आपको फोटो देंगे और बोलेंगे ये ऑर्गन कौन सा है बताओ, तो आपको टिक मार्क करना होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए और कल मिलते हैं फिर हम एग्जाम के टाइम पे। और कल 1 घंटे हमारी क्लास होगी, उसके बाद एग्जाम होगा। कितने घंटे की क्लास होगी मैं अभी कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो कल क्लास होगी, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर हम वाइवा करेंगे और उसके बाद ही फिर अपना, और जितने लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनका ही हम वाइवा लेंगे। जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं कल उनका वाइवा नहीं होगा, जैसे ऋषिकेश सॉरी सुमित जी, अवस्थी जी, राहुल जी, पल्लवी जी, ये लोग ऑफलाइन आ रहे हैं तो इनका हम एग्जाम नहीं लेंगे अभी, इनका लाइव वहां पे अकेडमी में होगा। तो चलिए गुड नाइट एवरीवन, सो जाइए जल्दी, कल के एग्जाम की तैयारी करिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।